हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में आपके एग्जाम के लिए। हाँ, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी एफएक्यूज। राइट, ये एफएक्यूज प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस जिन्हें पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है उन पर बेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम से पहले टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना? हाँ, बहुत कम टाइम होता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस क्विकली। और वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के लर्निंग क्वालिटी में। एग्जैक्टली। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस, देन ऑप्शंस एंड देन लोकेटिंग द करेक्ट ऑप्शन, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, हाँ, उसमें टाइम लग जाता है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस फॉलोड बाय द आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे रिवीजन फास्ट होगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो से बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए हर क्वेश्चन और आंसर को वेरी केयरफुली सुनिए टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। और हाँ, आप वीडियो को पॉज या रिवाइंड कर सकते हैं जहां भी आपको दोबारा सुनने का मन करे। अगर पॉसिबल या रिक्वायर्ड हो तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, छोटे नोट्स। हाँ, क्विक नोट्स हेल्प करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। फॉर व्हाट इवेंचुअलिटी कैन एन ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर designate an authorized representative and what role would this representative play concerning the account? तो सवाल यह है कि किस इवेंचुअलिटी के लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को डेजिग्नेट कर सकता है और ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के संबंध में क्या भूमिका निभाएगा। चलिए जवाब देखते हैं। An e-insurance account holder can appoint an authorized representative to operate their account in case of their unfortunate demise or incapability. हाँ, तो एक ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर अपनी मृत्यु या मान लीजिए इनकेपेबिलिटी की स्थिति में अकाउंट ऑपरेट करने के लिए एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है। बेसिकली ये व्यवस्था इसलिए है ताकि होल्डर की अनुपस्थिति में अकाउंट स्मूथली मैनेज हो सके उनके नॉमिनी या फिर लीगल हेयर के हित में। सही। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक जरूरी सेफगार्ड हुआ। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। What new capability has been introduced for insurance policies, including those already existing, regarding their format and where they can be held? मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज के फॉर्मेट और उन्हें कहाँ रखा जा सकता है, इसके संबंध में कौन सी नई कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है और इसमें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज भी शामिल हैं क्या? ये है जवाब। Insurance policies including existing ones can be converted into electronic form and held with an insurance repository. हाँ, बिल्कुल। इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनमें आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज भी शामिल हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और इन्हें एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी में रखा जा सकता है। ये डिजिटाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना सेफ और कन्वीनियंट हो जाता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के खोने का डर नहीं रहता। अच्छा, इंश्योरेंस रिपोजिटरी मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What does EIA stand for and what is its primary function in relation to policyholders' documents? ये जो EIA है, इसका फुल फॉर्म क्या है और पॉलिसी होल्डर्स के डॉक्यूमेंट्स के संबंध में इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? चलिए जवाब देखते हैं। EIA stands for E-Insurance Account or Electronic Insurance Account, which maintains policyholders' insurance policy documents in electronic format. हाँ, तो EIA का मतलब है ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। इसका मुख्य काम पॉलिसी होल्डर्स के इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करना है। तो EIA एसेंशियली एक डिजिटल लॉकर जैसा है आपकी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। सब एक ही जगह पर एक्सेस करना और ट्रैक करना काफी इजी हो जाता है इससे। समझ गई, एक सेंट्रल डिजिटल लॉकर, काफी आसान। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। What are the primary financial sector regulators responsible for the Indian financial system, especially considering India's status as a developing country? इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए मुख्य फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन-कौन से हैं, खासकर ये देखते हुए कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है? ये है जवाब। In India, the financial regulators consist of the Reserve Bank of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA,
एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। देखिए, इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में शामिल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब IRDA और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ये 4 आप कह सकते हैं पिलर्स हैं जो इंडिया के बैंकिंग, सिक्योरिटीज मार्केट, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये 4 मुख्य नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Could you define monetary policy and explain the scope of instruments and actions a central bank typically employs under this policy to influence economic conditions? Monetary policy को define कीजिए और ये बताइए कि central bank जैसे RBI इस पॉलिसी के तहत इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और एक्शंस यूज करता है। चलिए जवाब देखते हैं। Monetary policy refers to the central bank's use of controlled instruments to regulate the availability, cost, and use of money and credit. Its goal is to achieve economic objectives like low and stable inflation and promoting growth. हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मनी और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्ट और उसके यूज को रेगुलेट करना। इसका उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, जैसे लो और स्टेबल इन्फ्लेशन बनाए रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। मतलब RBI जैसे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई वगैरह मैनेज करके इकोनॉमी को स्टीयर करते हैं। महंगाई कंट्रोल करना और ग्रोथ सपोर्ट करना मेन टारगेट्स होते हैं ना। बिल्कुल, इकोनॉमी की स्टीयरिंग व्हील एक तरह से। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। हाउ आर द नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस WMA लिमिट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स डिटरमिन्ड एंड व्हाट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन? स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये जो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस WMA लिमिट्स होती हैं, ये कैसे तय की जाती हैं और कैलकुलेशन में किन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स को एक्सक्लूड किया जाता है? ये है जवाब। The normal WML limits are based on a 3-year average of actual revenue and capital expenditure of the state, excluding ad hoc and volatile expenditure like lottery expenditure and natural calamities. Normal WML limits राज्य के actual revenue और capital expenditure के पिछले 3 साल के average पर आधारित होते हैं, लेकिन इसमें lottery expenditure या natural calamities जैसे ad hoc और volatile expenditures को exclude किया जाता है, मतलब शामिल नहीं करते। WMA एसेंशियली RBI से शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है राज्यों के लिए, तो लिमिट तय करते समय स्टेबल इनकम और एक्सपेंसेस को ही देखा जाता है, अचानक होने वाले बड़े खर्चों को नहीं। अच्छा, तो स्टेबल फाइनेंसेस पर फोकस रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस LTRO, what specific tenors of term repos did the RBI conduct and at what interest rate? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी LTRO के कॉन्टेक्स्ट में RBI ने किस किस टेनर के टर्म रिपोज कंडक्ट किए थे और किस इंटरेस्ट रेट पर? चलिए जवाब देखते हैं। RBI conducts term repos of 1 year and 3 year tenors at the policy repo rate. RBI ने 1 year और 3 year tenor के टर्म रिपोज कंडक्ट किए थे और ये पॉलिसी रिपो रेट पर किए गए थे। LTRO के जरिए RBI ने बैंकों को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड किए, वो भी पॉलिसी रिपो रेट पर, ताकि बैंक्स आगे लेंडिंग बढ़ा सकें और इससे इंटरेस्ट रेट्स कम हों, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, मतलब लंबे समय के लिए सस्ते फंड्स। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। What is the legal tender limit for coins of denominations not lower than 1 rupee in India? इंडिया में 1 रुपए या उससे ज्यादा डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स की लीगल टेंडर लिमिट क्या है? मतलब कितने अमाउंट तक लीगली सिक्कों में पेमेंट की जा सकती है? ये है जवाब। Coins of any denomination not lower than 1 rupee are legal tender for any sum not exceeding 1000 rupees. हाँ, तो 1 रुपए या उससे बड़े डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स किसी भी सम के लिए लीगल टेंडर हैं, बशर्ते वो अमाउंट 1000 रुपए से अधिक ना हो। इसका मतलब है कि आप 1 रुपए या उससे बड़े सिक्के मिलाकर 1000 रुपीस तक की पेमेंट लीगली कर सकते हैं और कोई इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए एक्सेप्ट करना रिसीवर की मर्जी पर है। 1000 रुपए तक। ठीक है, ये जानना जरूरी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टू एनहांस एंड फॉर मोर इफेक्टिव सुपरविजन,
RBI has adopted which regime to assess bank risks? That includes a robust off-site surveillance system to assess various types of bank risks. बैंक रिस्क्स को असेस करने के लिए आरबीआई ने सुपरविजन को एनहांस करने के लिए कौन सा रिजीम अडॉप्ट किया है, जिसमें एक मजबूत ऑफ-साइट सर्वेलेंस सिस्टम भी शामिल है? चलिए जवाब देखते हैं। रिस्क बेस्ड सुपरविजन आरबीएस। आरबीआई ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन यानी आरबीएस रिजीम अडॉप्ट किया है। आरबीएस अप्रोच में आरबीआई हर बैंक के स्पेसिफिक रिस्क प्रोफाइल पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ ये देखता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इससे सुपरविजन ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ये रिस्क सेंसिटिव है। अच्छा, रिस्क बेस्ड सुपरविजन मतलब हर बैंक के लिए टेलर्ड अप्रोच। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। हाउ डज द आरबीआई कीप ट्रैक ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड थ्रू व्हाट मीन्स डज इट कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द मार्केट? आरबीआई देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कैसे ट्रैक करता है और मार्केट को ये जानकारी किस माध्यम से कम्युनिकेट करता है? यह है जवाब। RBI closely monitors the country's forex reserves and discloses the position to the market through its weekly statistical supplements, यानी WSS. RBI देश के forex reserves को बहुत closely monitor करता है, लगातार, और इस position को वो market को disclose करता है, अपने weekly statistical supplements यानी WSS के जरिए। Forex reserves देश की economic health का एक important indicator हैं। RBI इन्हें carefully manage करता है और transparency के लिए regularly ये data publish करता है, वीकली बेसिस पर। वीकली अपडेट्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडर विच लीगल एक्ट्स आर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग विद इन अ सिंगल स्टेट रजिस्टर्ड रिस्पेक्टिवली? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और एक ही राज्य के अंदर ऑपरेट करने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको किस किस लीगल एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाता है? चलिए जवाब देखते हैं। Multi-state cooperative banks are registered under the Multi-State Cooperative Societies Act by the central government, while cooperative banks within a state are registered under the Cooperative Societies Act of the state concerned. हाँ, तो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाता है, और जो कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ एक राज्य के अंदर ऑपरेट करते हैं उन्हें उस राज्य के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाता है। ये ज्यूरिसडिक्शन का फर्क है। अगर बैंक एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करता है तो सेंट्रल एक्ट लागू होता है, वरना स्टेट एक्ट। रेगुलेशन भी इसी बेसिस पर होता है। समझ गए, ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अलग अलग एक्ट्स हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CARAR रिक्वायरमेंट फॉर Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? Tier 2, Tier 3 और Tier 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs के लिए रिवाइज्ड मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो मतलब CARAR रिक्वायरमेंट क्या है? यह है जवाब। For Tier 2, Tier 3 and Tier 4 UCBs, the minimum CARAR has been revised to 12%. Tier 2, Tier 3 और Tier 4 UCBs के लिए minimum CARAR को रिवाइज करके 12% कर दिया गया है। CARAR ये मेजर करता है कि बैंक के पास लॉसेस एब्जॉर्ब करने के लिए कितनी कैपिटल है उसके रिस्की एसेट्स के मुकाबले। हायर CARAR रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। What is the organizational leadership structure of the Securities and Exchange Board of India? Securities and Exchange Board of India मतलब SEBI की organizational leadership structure क्या है? कौन-कौन होते हैं इसमें? चलिए जवाब देखते हैं। SEBI is headed by a chairman, supported by 3 full-time members and 4 part-time members, deputed by government and RBI, with full-time members supported by executive directors and other line officials. सेबी का नेतृत्व एक चेयरमैन करते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम मेंबर्स आमतौर पर गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा डेप्यूटेड होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स को फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और अन्य लाइन ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि सेबी के डिसीजंस में एक्सपर्टीज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स शामिल हों। चेयरमैन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, हाँ काफी स्ट्रक्चर्ड है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड फॉर व्हाट स्पेसिफिक एंटिटीज कैन द सेबी बोर्ड अंडरटेक इंस्पेक्शंस ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, particularly concerning potential misconduct in the securities market? सेबी बोर्ड किन परिस्थितियों में और किन स्पेसिफिक एंटिटीज के बुक्स, रजिस्टर्स या अन्य डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकता है
खासकर सिक्योरिटीज मार्केट में संभावित मिसकंडक्ट के संदर्भ में? ये है जवाब। The board may inspect records of listed public companies or public companies intending to list securities if it has reasonable grounds to believe they are indulging in insider trading or fraudulent or unfair trade practices. अगर सभी बोर्ड को ये विश्वास करने के लिए उचित कारण मिलते हैं, मतलब reasonable grounds to believe कि कोई listed public company या कोई पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होने का इरादा रखती है वो इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लिप्त है, तो सेबी उनके रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सेबी की इन्वेस्टिगेशन पावर है मार्केट इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए। सस्पिशन होने पर वो कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है, यानी पुख्ता शक होने पर। चलिए अगले और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं आज के लिए। What actions can SEBI take concerning the office bearers of stock exchanges or self-regulatory organizations, and what measures can it implement regarding proceeds or securities during an investigation? SEBI stock exchanges या self-regulatory organizations के office bearers के संबंध में क्या actions ले सकता है, और investigation के दौरान proceeds या securities को लेकर क्या measures implement कर सकता है? चलिए जवाब देखते हैं। SEBI can suspend office bearers of stock exchanges or self-regulatory organizations and impound retained proceeds or securities involved in an investigation. हाँ, तो SEBI stock exchanges या self-regulatory organizations के office bearers को suspend कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान संबंधित प्रोसीड्स या सिक्योरिटीज को impound या retain भी कर सकता है। ये SEBI के एनफोर्समेंट टूल्स हैं। गलत काम करने वाले ऑफिशियल्स को हटाया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े फंड्स या सिक्योरिटीज को फ्रीज किया जा सकता है ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन हो सके। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे। पिछले 30 से ज्यादा सालों से हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स को सर्व किया है। हाँ, उनके JIB, CIIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स एंड PDF कंटेंट। ये कंटेंट 3 चीजों के लिए है। 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी है। हाँ। 2 प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हाँ बिल्कुल। और 3 प्रैक्टिसिंग द केस स्टडीज। केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का। और ये सभी वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। वेबसाइट का नाम याद रखें, nstourschoolofbanking.com। ओके, what are the 2 main objectives of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, explaining why development is included in its name alongside regulation? तो सवाल यह है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब IRDAI के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके नाम में रेगुलेशन के साथ डेवलपमेंट क्यों इंक्लूड किया गया है? हाँ, ये IRDAI को समझने के लिए एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है। सो दिस इज द आंसर। The 2 objectives of IRDAI are policyholder protection and healthy growth of the insurance market, which is why development is in its name. तो देखिए, IRDAI के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, मतलब पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करना, और दूसरा है इंश्योरेंस मार्केट का हेल्दी ग्रोथ सुनिश्चित करना। अच्छा। और इसी वजह से डेवलपमेंट शब्द भी इसके नाम में शामिल है। रेगुलेशन के साथ साथ मार्केट ग्रोथ को प्रमोट करना भी IRDAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ कंट्रोल करना नहीं। हाँ, ये बैलेंसिंग एक्ट काफी जरूरी लगता है। बिल्कुल, खासकर भारत जैसे मार्केट में जहां इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही। सिर्फ कंट्रोल करने से मार्केट ग्रो नहीं करेगा ना। डेवलपमेंट का पहलू ये इंश्योर करता है कि रेगुलेशंस ऐसे हों जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को स्टाइफल ना करें, बल्कि उसे इनकरेज करें। मतलब इनोवेशन हो, नए प्लेयर्स आएं। हाँ, और अल्टीमेटली ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचे। ठीक है, ये तो हुई ऑब्जेक्टिव्स की बात। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि IRDAI के दायरे में कौन-कौन आता है? What are the main categories of entities that fall under the regulatory purview of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI? यानी कौन-कौन सी मेन कैटेगरीज की एंटिटीज हैं जो IRDAI के रेगुलेटरी पर्व्यू में आती हैं? इसकी रेगुलेटरी नेट में काफी सारे प्लेयर्स आते हैं। हाँ, लेट अस सी द आंसर।
Entities regulated by IRDA include life insurance companies, general insurance companies, reinsurance companies, agency channels and intermediaries. तो IRDA के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज में शामिल हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो जीवन बीमा बेचती हैं, फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हेल्थ, मोटर वगैरह देखती हैं, हाँ हाँ। री इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंसी चैनल्स यानी एजेंट्स और दूसरे इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ये सब। ओह, मतलब पूरी इंश्योरेंस इकोसिस्टम ही IRDA की निगरानी में है, कंपनी से लेकर उनके एजेंट्स और ब्रोकर्स तक। हाँ जी, बिल्कुल। हर लिंक इन द चेन को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि सिस्टम स्मूथली काम करे और कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बना रहे। ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरसाइट जरूरी है। राइट। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद आप पेंशन सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ भी एक की रेगुलेटर है PFRDA। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) established, and what was its core mandate for the pension sector in India? सवाल है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA की स्थापना कब हुई थी और इंडिया के पेंशन सेक्टर के लिए इसका कोर मैंडेट क्या था? PFRDA, हाँ, भारत के पेंशन लैंडस्केप में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। This is the answer. The Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, was established in 2003 to promote, regulate and develop the pension sector in India. PFRDA की स्थापना हुई थी साल 2003 में और इसका मुख्य काम है इंडिया में पेंशन सेक्टर को प्रमोट करना, रेगुलेट करना और हाँ, डेवलप करना। तो IRDA की तरह ही PFRDA के नाम में भी डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ भी फोकस सिर्फ रेगुलेशन पर नहीं बल्कि सेक्टर की ग्रोथ पर भी है। हाँ, बिल्कुल। और 2003 में इसकी स्थापना हुई। ये वो दौर था जब पेंशन रिफॉर्म्स पर काफी जोर था। नेशनल पेंशन सिस्टम भी तभी आया था, है ना? एग्जैक्टली। PFRDA का गठन NPS को ओवरसी करने और ओवरऑल पेंशन कवरेज को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार करने के लिहाज से बहुत अहम था। रेगुलेशन और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करना है ताकि लोगों को रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए रिलायबल ऑप्शंस मिलें। सही। अच्छा, NPS की बात आई है तो नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पेंशन फंड मैनेजर्स का रोल क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल मैंडेट ऑफ पेंशन फंड मैनेजर्स PFMs विद इन द नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड मैनेजर्स यानी PFMs का फंडामेंटल मैंडेट क्या है? PFMs, हाँ, ये NPS आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। Let us see the answer. Pension fund managers, PFMs, are mandated to invest and manage the funds of subscribers enrolled in the national pension system. तो PFMs का मेन काम होता है NPS सब्सक्राइबर्स का जो पैसा जमा होता है उनके फंड्स को इन्वेस्ट करना और मैनेज करना। अच्छा, तो सब्सक्राइबर्स का पैसा कहाँ लगेगा? इक्विटी में, डेट में और कहीं, और उसे मैनेज करके रिटर्न्स जनरेट करना, ये सब PFMs की जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये तो काफी क्रूशियल रोल है। सब्सक्राइबर्स की रिटायरमेंट सेविंग्स इन्हीं के परफॉर्मेंस पर काफी हद तक डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। और PFRDA इन PFMs को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस तय करता है, परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है ताकि सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड रहें। सब्सक्राइबर्स के पास PFM चुनने का ऑप्शन भी होता है। राइट। PFRDA फ्रेमवर्क में एक और एंटिटी है कस्टोडियन। इनका क्या काम होता है? लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the primary functions of a custodian within the PFRDA framework? PFRDA framework के तहत एक कस्टोडियन की प्राइमरी फंक्शंस क्या होती हैं? कस्टोडियन का रोल बैक एंड ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी होता है। This is the answer. A custodian performs tasks such as maintaining accounts of customer securities and assets, collecting accrued benefits, and acting as a domestic depository. तो कस्टोडियन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कस्टमर की सिक्योरिटीज और एसेट्स के अकाउंट्स मेंटेन करना, अक्रूड बेनिफिट्स जैसे डिविडेंड्स या इंटरेस्ट कलेक्ट करना और एक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी की तरह काम करना। मतलब ये एसेट्स की सेफ कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। एक तरह से ट्रस्ट और सिक्योरिटी की लेयर ऐड करते हैं सिस्टम में। एग्जैक्टली। सिक्योरिटीज कहाँ है, उनका रिकॉर्ड क्या है, इनकम क्या आ रही है, ये सब मैनेज करना कस्टोडियन का काम है। सिस्टम इंटेग्रिटी के लिए वाइटल है। चलिए, रेगुलेटर्स से आगे बढ़कर अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं ना? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन।
What are the distinctive features of infrastructure that differentiate it from other types of projects or services, and how do these features impact the competitive market system? इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कौन सी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इसे दूसरे प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज से अलग बनाती हैं, और ये फीचर्स कंपेटिटिव मार्केट सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. Let us see the answer. The distinctive features of infrastructure include 1. Requiring large investment with a long gestation period, 2. Exhibiting significant economies of scale, and 3. Creating externalities. These characteristics mean that purely private enterprises in a competitive market system may not achieve the desired level of infrastructural services. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य विशेषताएं हैं. पहला, इनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और इन्हें पूरा होने में लंबा समय मतलब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लगता है. हाँ. दूसरा, इनमें सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, यानी बड़े स्केल पर करने से कॉस्ट कम होती है. और तीसरा, ये एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं. पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ डायरेक्ट यूजर्स पर नहीं बल्कि समाज के बड़े हिस्से पर पड़ते हैं. ये फीचर्स बताती हैं कि क्यों सिर्फ मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देने से शायद ज़रूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता. हाई इनिशियल कॉस्ट, लॉन्ग पे बैक पीरियड. हाँ, और एक्सटर्नैलिटीज. इन वजहों से प्राइवेट सेक्टर अकेले शायद उतना इन्वेस्ट ना करे जितना देश के लिए ज़रूरी है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि अक्सर एक बड़ा प्लेयर ही एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है, तो मोनोपोली का रिस्क. हाँ, ये भी एक पहलू है. प्योरली कंपेटिटिव मार्केट सिस्टम शायद सोशली ऑप्टिमल लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाए. और फाइनेंसिंग के लिहाज से भी ये अलग हैं. लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a significant characteristic of infrastructure financing related to the maturity period of the finance? And what factors contribute to this long maturity? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की मैच्योरिटी पीरियड से जुड़ी एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इस लॉन्ग मैच्योरिटी के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं? हाँ, फाइनेंसिंग का टेन्योर एक की एस्पेक्ट है. दिस इज द आंसर. Infrastructure finance tends to have longer maturities, typically between 5 years to 40 years. This long maturity reflects both the length of the construction period and the life of the underlying asset that is created. Infrastructure finance की maturity मतलब लोन चुकाने की अवधि आमतौर पर काफी लंबी होती है, अक्सर 5 साल से लेकर 40 साल तक भी. 40 साल? बाप रे. हाँ, ये लॉन्ग मैच्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में ही काफ़ी समय लगता है और जो एसेट बनता है जैसे रोड या पावर प्लांट, उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत लंबी होती है. तो फाइनेंसिंग को एसेट की लाइफ से मैच करना पड़ता है. शॉर्ट टर्म लोन से 30 साल चलने वाला हाईवे फाइनेंस नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. इसके लिए लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल चाहिए जो मिलना अक्सर चैलेंज होता है. बैंक्स के लिए भी क्योंकि उनके डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होते हैं. इसीलिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NAFID. Now we can discuss next question. Who are the key members that constitute the board of directors responsible for governing the National Bank for Infrastructure and Development, NAFID? NAFID को गवर्न करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन-कौन की मेंबर्स होते हैं? NAFID का गवर्नेंस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है. Let us see the answer. The board of directors includes a chairperson appointed by the central government in consultation with RBI, a managing director, up to 3 deputy managing directors, 2 government-nominated directors, up to 3 shareholder-elected directors, and a few independent directors. तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है RBI के कंसल्टेशन से. फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर MD, 3 तक डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स DMDs हो सकते हैं. अच्छा. 2 डायरेक्टर्स सरकार नॉमिनेट करती है, 3 तक डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स चुनते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं. तो इसमें गवर्नमेंट ओवरसाइट भी है, ऑपरेशनल लीडरशिप, MD, DMDs, शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेशन भी और इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव्स भी. काफी बैलेंस स्ट्रक्चर लगता है. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एक रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जरूरी है अकाउंटेबिलिटी और एक्सपर्टीज दोनों के लिए. बिल्कुल. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बाद अब जरा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं. बैड लोन्स के रेजोल्यूशन से जुड़ा एक डेवलपमेंट है NARCL. Let us go to next question. What initial support is the central government providing for the security receipts issued by NARCL,
and what is the duration and intended purpose of this government guarantee? नारसीएल द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी रिसीट्स एसआरएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनिशियल सपोर्ट दे रही है और इस गवर्नमेंट गारंटी की ड्यूरेशन और पर्पस क्या है? हाँ, NARCL जिसे बैड बैंक भी कहा जाता है, स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया है। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट एक की एलिमेंट है। दिस इज द आंसर. Initially, the central government is expected to guarantee the SRS to the extent of 30,600 crores. This guarantee will be valid for 5 years and is intended to incentivize NARCL to speed up the resolution of transferred loans. Central government शुरू में NARCL द्वारा जारी SRS पर 30,600 करोड़ तक की गारंटी दे रही है। ये गारंटी 5 साल के लिए वैलिड होगी। अच्छा, 5 साल के लिए। हाँ, और इसका मकसद NARCL को इनकरेज करना है कि वो बैंकों से ट्रांसफर हुए बैड लोन्स का रेजोल्यूशन तेजी से करे। तो ये गारंटी एक तरह का सेफ्टी नेट है एसआर होल्डर्स के लिए। बैंक जब अपना बैड लोन NARCL को देते हैं तो उन्हें कैश के साथ SRS मिलती हैं। गवर्नमेंट गारंटी इन SRS की वैल्यू को सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। इससे बैंकों को NARCL को लोन्स ट्रांसफर करने में कॉन्फिडेंस मिलता है और NARCL को रेजोल्यूशन प्रोसेस तेज करने का इंसेंटिव। ये पूरी प्रोसेस को किक स्टार्ट करने में मदद करता है। मेक सेंस। बैड लोन्स के रेजोल्यूशन के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs की ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे ईज इनिशिएटिव। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ईज 6.0 के पहले थीम पर है। What is the first key theme of EASE 6.0 and what specific aspects of customer service and digital enablement does it aim to address? EASE 6.0 का पहला की थीम क्या है और ये कस्टमर सर्विस और डिजिटल एनेबलमेंट के किन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना चाहता है? हाँ, ईज मतलब एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स। PSBs की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पे फोकस करते हैं। Let us see the answer. The first theme of EASE 6.0 is delivering excellence in customer service with digital enablement. It focuses on a hassle-free branch banking experience, seamless call center experience, intuitive mobile internet banking, complaint redressal, customer acquisition, retention, and relationship deepening, and inclusive near-home service delivery. तो EASE 6.0 का पहला थीम है डिजिटल एनेबलमेंट के साथ कस्टमर सर्विस में एक्सेलेंस डिलीवर करना। इसमें फोकस है ब्रांच बैंकिंग एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाना, कॉल सेंटर एक्सपीरियंस सीमलेस हो, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव मतलब आसानी से इस्तेमाल करने लायक। हाँ, फिर कंप्लेंट रिड्रेसल बेहतर हो, कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन, रिलेशनशिप डीपनिंग और इंक्लूसिव नियर होम सर्विस डिलीवरी पर भी ध्यान है। तो पहला थीम पूरी तरह कस्टमर एक्सपीरियंस पर केंद्रित है और उसे डिजिटल टूल से बेहतर बनाने पर जोर है। ब्रांच विजिट से लेकर मोबाइल ऐप तक हर टच पॉइंट को इम्प्रूव करना है। बिल्कुल। आजकल कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। PSBs को प्राइवेट बैंक्स और फिनटेक से कम्पीट करने के लिए अपना सर्विस लेवल और डिजिटल ऑफरिंग लगातार इम्प्रूव करना होगा। राइट। EASE 6.0 का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ह्यूमन रिसोर्सेज। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके चौथे थीम पर है। व्हाट इज द फोर्थ एंड फाइनल थीम ऑफ EASE 6.0? And what are its objectives regarding developing human resources and enhancing HR operations within public sector banks? EASE 6.0 का चौथा और आखिरी थीम क्या है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने और HR ऑपरेशंस को एनहांस करने के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कस्टमर सर्विस और टेक्नोलॉजी के अलावा पीपल मैनेजमेंट भी उतना ही क्रूशियल है। बिल्कुल, दिस इज द आंसर। द फोर्थ थीम ऑफ EASE 6.0 इज developing people and enhancing HR operations. Its objectives include analyzing drivers for employee productivity, promoting gender diversity, strengthening specialization, succession planning and leadership development, and data-driven manpower planning, role clarity, and target setting. EASE 6.0 का चौथा थीम है लोगों को डेवलप करना और HR ऑपरेशंस को इन्हांस करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले फैक्टर्स को एनालाइज करना, जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट करना, स्पेशलाइजेशन स्ट्रेंथन करना। अच्छा, ये थीम बैंक एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट और HR प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करने पर फोकस करता है। प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन, लीडरशिप पाइपलाइन, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ये सब एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं।
हाँ, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में, खासकर बैंकिंग में, एम्प्लॉयज सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। उनकी स्किल्स, मोटिवेशन, वेलबींग, ये सब डायरेक्टली बैंक की परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रेगुलेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद अब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं। ये पूरे सिस्टम को कैसे कंप्लीट करते हैं? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द फाइनेंशियल मार्केट एसेंशियल टू अ कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट रोल्स डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्ले इन दिस प्रोसेस? फाइनेंशियल मार्केट्स एक कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्यों एसेंशियल हैं? और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स, हाँ, सिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट है। लेट अस सी द आंसर। The financial market completes the process of wealth capture and transfer from savers to investors, which financial institutions and instruments initiate by providing the base. तो फाइनेंशियल मार्केट उस प्रोसेस को पूरा करता है जिसमें वेल्थ सेवर्स, जिनके पास पैसा है, से इन्वेस्टर्स, जिन्हें पैसे की जरूरत है, तक ट्रांसफर होती है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लोन्स, बॉन्ड्स, ये इस प्रोसेस का बेस तैयार करते हैं, और मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां ये ट्रांसफर एफिशिएंटली होता है। तो इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स पैसा इकट्ठा करने और चैनलाइज करने का जरिया है, और मार्केट वो जगह है जहां ये लेन देन होता है, एसेट्स की प्राइसिंग होती है, लिक्विडिटी मिलती है। एग्जैक्टली। इसके बिना फंड्स एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो पाएंगे। मार्केट प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी और रिस्क ट्रांसफर जैसे क्रूशल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। लेकिन भारत में फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा ऐसे एफिशिएंट नहीं थे। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1990s से पहले की स्थिति पर है। बिफोर द अर्ली 1990s, what were the key characteristics that defined most financial markets and how did these characteristics impact market development and allocative efficiency of resources? 1990s की शुरुआत से पहले ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट्स की की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और इन्होंने मार्केट डेवलपमेंट और रिसोर्सेज की एलोकेटिव एफिशिएंसी पर कैसे इम्पैक्ट डाला? हाँ, 1991 के रिफॉर्म से पहले भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स काफी अलग थे। दिस इज द आंसर। Before the early 1990s, markets had controls on pricing, restrictions on transactions, barriers to entry, low liquidity, and high transaction costs, impeding development and allocative efficiency. 1990 से पहले मार्केट्स में प्राइसिंग पर कंट्रोल्स थे, जैसे इंटरेस्ट रेट्स पर। ट्रांजैक्शंस पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थीं। नए प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर्स थे, लिक्विडिटी बहुत कम थी, हाँ, लेन देन की आसानी कम थी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स काफी हाई थे। इन सब वजहों से मार्केट डेवलपमेंट रुका हुआ था और रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो पाते थे। मतलब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था जहां मार्केट फोर्सेस फ्रीली काम नहीं कर पाती थी। कैपिटल शायद वहां नहीं जा पाता था जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत या प्रोडक्टिविटी होती। बिल्कुल। रिफॉर्म्स के बाद इसमें काफी बदलाव आया। लिबरलाइजेशन के बाद इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेट हुए, टेक्नोलॉजी आई, सेबी जैसा रेगुलेटर बना, एफआईआईज को आने दिया गया। हाँ, एफआईआईज, जिससे मार्केट्स डीपर, मोर लिक्विड और एफिशिएंट बने। एलोकेटिव एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई। फाइनेंशियल मार्केट्स के दो मेन सेगमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पर है। व्हाट आर द स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्राइमरीली मेक अप द मनी मार्केट? मनी मार्केट में मुख्य रूप से कौन से स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? Instruments mainly comprise call money, certificates of deposit, treasury bills, repos, bankers' acceptances, commercial bills, commercial paper, and intercorporate funds. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्य रूप से शामिल है कॉल मनी, जो बहुत शॉर्ट टर्म इंटरबैंक लोन्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी सीडीज जो बैंक से इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स जो सरकार शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए इशू करती है, टी बिल्स, हाँ। फिर रीपोज यानी रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस या कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर यानी सीपीज जो कंपनीज शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए इशू करती हैं, और इंटरकॉर्पोरेट फंड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं बैंक्स, कंपनीज, गवर्नमेंट द्वारा। फाइनेंशियल सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशंस को उनकी डे टू डे फंडिंग नीड्स मैनेज करने में मदद करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में भी रोल प्ले करते हैं। और आखिर में कैपिटल मार्केट के एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs, एंड फॉर व्हाट टर्म पीरियड आर दे टिपिकली इशूड?
स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLs क्या होते हैं और इन्हें आमतौर पर किस टर्म पीरियड के लिए इशू किया जाता है? SDLs स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बोरोइंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. दिस इज द आंसर. State development loans, SDLs, are long-term securities issued by state governments for 5 to 10 years. State development loans यानी SDLs ये long-term securities होती हैं जिन्हें राज्य सरकारें state governments issue करती हैं. इनकी maturity आमतौर पर 5 से 10 साल की होती है. तो जैसे केंद्र सरकार T-bills और GSECs इशू करती है, वैसे ही राज्य सरकारें अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए SDLs इशू करती हैं, जिनकी मैच्योरिटी 5-10 साल होती है। हाँ बिल्कुल, ये GSECs की तरह ही ऑक्शन के थ्रू इशू होते हैं और मार्केट में ट्रेड भी होते हैं. ये स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करने और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स रेज करने में मदद करते हैं. तो फ्रेंड्स, एक और क्विक अपडेट. हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए लगभग 1400 FAQs प्रिपेयर किए हैं. 1400 FAQs? वाओ! हाँ, और ये इतने कंसाइज हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ 22 आवर्स में रिवाइज किए जा सकते हैं. 22 घंटे में पूरा रिवीजन? ये तो काफी एफिशिएंट है. बिल्कुल. और जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं 1400 FAQs से लिए गए हैं. अच्छा, तो ये एक तरह से सैंपल है उन FAQs का. बिल्कुल करेक्ट. अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो ये FAQs आपको सिलेबस 22 घंटे में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, एक क्विक रैपअप जैसा. और अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, नॉट अप टू मार्क, तो भी इन FAQs के थ्रू रिवीजन आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे. और अगर किसी ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, इवन देन तब भी इनके थ्रू मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ना से कुछ बेहतर. सही बात है. और ये FAQs बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हैं. तो अगर आप इन FAQs का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nsthoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर. हाँ, वेबसाइट वही है, nsthoreschoolofbanking.com. ओके. डेरिवेटिव एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो डेरिवेटिव को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैसे डिफाइन किया जाता है? This is the answer. A derivative is a financial instrument whose value changes in response to an underlying variable, requires little initial net investment, and is settled at a future date. हाँ, तो डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू आप कह सकते हैं किसी अंडरलाइंग वेरिएबल के अनुसार चेंज होता है. इसमें इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट कम होती है और इसे फ्यूचर डेट पर सेटल किया जाता है. मतलब इसकी कीमत किसी और चीज जैसे स्टॉक या कमोडिटी की कीमत पर, हाँ, उस पर निर्भर करती है. सीधा एसेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है. हाँ. नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द कैपिटल मार्केट सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर? कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे सपोर्ट करता है? Let us see the answer. The capital market provides long-term debt and equity finance for the government and the corporate sector. देखिए, कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी फाइनेंस, हाँ, वो प्रोवाइड करता है. मतलब ये सरकारों और कंपनियों को लंबे समय के लिए पैसा जुटाने में मदद करता है, जैसे बॉन्ड या शेयर जारी करके. लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए ये जरूरी है. Let us go to the next question. Which regulatory bodies in India are responsible for overseeing mutual funds? इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने वाले कौन-कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं? This is the answer. SEBI regulates mutual funds, though mutual funds also have formed a self-regulatory body in the form of the Association of Mutual Funds of India, यानी AMFI. हाँ, तो म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है. हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी AMFI के रूप में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई है. अच्छा, तो मतलब सेबी मुख्य नियामक है, पर इंडस्ट्री ने खुद को रेगुलेट करने के लिए AMFI भी बनाया है. ये इंटरेस्टिंग है. Now we can discuss next question. What are the key features of an open-ended fund or scheme of a mutual fund? म्यूचुअल फंड के ओपन-एंडेड फंड या स्कीम की की फीचर्स क्या होती हैं? Let us see the answer. An open-ended fund or scheme is available for subscription and repurchase on a continuous basis and does not have a fixed maturity period. जी, ओपन-एंडेड फंड या स्कीम कंटिन्यूअस बेसिस पर सब्सक्रिप्शन और रीपर्चेज के लिए उपलब्ध होती है और हाँ, इसकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती. इसका मतलब है कि निवेशक कभी भी इसमें पैसा लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं. इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं होती.
लिक्विडिटी काफी हाई रहती है। Let us go to next question. How do financial markets contribute to risk sharing? Financial markets risk sharing में कैसे contribute करते हैं? This is the answer. Financial markets facilitate risk sharing by transferring risk from the entity undertaking investments to those investors who have provided funds for those investments. देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट करने वाली एंटिटी से उन इन्वेस्टर्स तक रिस्क ट्रांसफर करके रिस्क शेयरिंग को फैसिलिटेट करते हैं जिन्होंने उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड किए हैं। हाँ, मतलब बाजार जोखिम को उन लोगों से निवेशकों में बांटने में मदद करते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, तो रिस्क स्प्रेड हो जाता है। Now we can discuss next question. Who are the various participants permitted to operate in the call notice money market? कॉल नोटिस मनी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए किन-किन पार्टिसिपेंट्स को अनुमति दी गई है? Let us see the answer. Participants in call notice money currently include banks, primary dealers, development finance institutions, insurance companies, and select mutual funds. कॉल नोटिस मनी मार्केट में वर्तमान में बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, ये शॉर्ट टर्म उधार लेने देने का बाजार है। इसमें मुख्य रूप से बड़े फाइनेंशियल संस्थान ही शामिल होते हैं, डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। Let us go to next question. What is the prudential borrowing limit for cooperative banks in the call, notice and term money markets? कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट्स में कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट क्या है? This is the answer. Cooperative banks have a prudential borrowing limit of 2.0% of aggregate deposits as at the end of the previous financial year for call, notice and term money. हाँ, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट्स में प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत में उनके एग्रीगेट डिपॉजिट्स का 2.0% है। अच्छा, मतलब उनकी उधार लेने की सीमा उनके कुल जमा राशि के एक छोटे प्रतिशत तक ही सीमित है, सेफ्टी के लिए। Now we can discuss next question. What are the different types of treasury bills issued based on their maturity periods and what bidding processes are used for their issuance? ट्रेजरी बिल्स को उनकी मैच्योरिटी पीरियड्स के आधार पर कितने प्रकारों में इशू किया जाता है और इनके इशुएंस के लिए कौन-कौन से बिडिंग प्रोसेसेस यूज होते हैं? Let us see the answer. 3 types of T-bills are issued, namely 91-day, 182-day and 364-day treasury bills through a competitive or non-competitive bidding process of auction. Treasury bills 3 प्रकार के होते हैं, 91-day, 182-day और 364-day. इन्हें ऑक्शन के competitive या non-competitive bidding process के जरिए इशू किया जाता है। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म सरकारी सिक्योरिटीज हैं जो नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करने के लिए। Let us go to next question. Through which specific online platform can individual investors submit their bids for treasury bills under the non-competitive scheme? Non-competitive scheme के तहत treasury bills के लिए individual investors किस specific online platform के जरिए bids submit कर सकते हैं? This is the answer. Individual investors can place bids as per the non-competitive scheme through Retail Direct Portal. Individual investors non-competitive scheme के तहत Retail Direct Portal के जरिए bids place कर सकते हैं। हाँ, ये RBI का Retail Direct Portal छोटे निवेशकों के लिए काफी सुविधाजनक है। वो आसानी से इनमें निवेश कर सकते हैं। Now we can discuss next question. What is the minimum issuance amount for treasury bills or T-bills or cash management bills and in what multiples are they issued? ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स या कैश मैनेजमेंट बिल्स का मिनिमम इशुएंस अमाउंट क्या है और इन्हें किस-किस मल्टीपल्स में इशू किया जाता है? Let us see the answer. T-bills, CMBS, are issued for a minimum amount of 10,000 rupees and in multiples of 10,000 rupees both on competitive basis and on non-competitive basis. T-bills, CMBS का मिनिमम इशुएंस अमाउंट 10,000 रुपए होता है और इन्हें 10,000 रुपए के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है, चाहे वो कंपेटिटिव बेसिस हो या नॉन कंपेटिटिव बेसिस। हाँ, तो न्यूनतम निवेश 10,000 रुपए हैं और उसी के गुणकों में आगे निवेश किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है इससे। Let us go to next question. What is a certificate of deposit CD and who can issue it? Certificate of deposit CD क्या होता है और इसे कौन इशू कर सकता है? This is the answer.
Certificate of deposit is a negotiable money market instrument issued in dematerialized form by scheduled commercial banks, including RRBs and SFBs, and select all India financial institutions that are permitted by RBI to raise short-term resources. Certificate of deposit एक negotiable money market instrument होता है. इसे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा. इसमें RRBs और SFBs भी शामिल हैं और कुछ सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जिन्हें RBI ने शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज रेस करने की अनुमति दी है. अच्छा, तो ये बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट है और नेगोशिएबल है, मतलब बेचा खरीदा जा सकता है डीमैट फॉर्म में. नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट. फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे. पिछले 30 से ज्यादा सालों से हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स को सर्व किया है. हाँ, उनके JIB, CIIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स एंड PDF कंटेंट. ये कंटेंट 3 चीजों के लिए है. 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी है. हाँ. 2 प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. हाँ, बिल्कुल. और 3 प्रैक्टिसिंग द केस स्टडीज. केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का. और ये सभी वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है. और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. बिल्कुल नहीं. अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर. वेबसाइट का नाम याद रखें, nstourschoolofbanking.com. ओके, आइए प्रश्न देखते हैं. What is the minimum amount for a certificate of deposit (CD) that can be accepted from a single subscriber, and in what multiples are CDs subsequently accepted after this initial minimum? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट माने CD के लिए एक सिंगल सब्सक्राइबर से एक्सेप्ट किया जाने वाला मिनिमम अमाउंट क्या है और इसके बाद CDs को किस मल्टीपल्स में एक्सेप्ट किया जाता है? ये है उत्तर. The minimum amount of a CD should be ₹5 lakh that can be accepted from a single subscriber and these are accepted in multiples of 5 lakhs thereafter. जी, CD का मिनिमम अमाउंट 5 लाख होता है जिसे एक सिंगल सब्सक्राइबर से एक्सेप्ट किया जा सकता है और इसके बाद सीरीज को 5 लाख के मल्टीपल्स में ही एक्सेप्ट किया जाता है. हाँ, तो ये 5 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट ये एक तरह से स्टैंडर्ड है सीडीज के लिए. मतलब इससे ये साफ है कि इस इंस्ट्रूमेंट प्राइमरीली लार्ज इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स या HNIs को टारगेट करता है. अच्छा, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शायद उतना नहीं है. हाँ, बिल्कुल. और 5 लाख रुपए के मल्टीपल्स में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बैंक्स लार्ज सम्स एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं. ये मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट टूल है बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने का. जनरली 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए होता है ये. ओके, समझ गया. चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. बिसाइड्स कंपनीज, व्हाट अदर टाइप्स ऑफ एंटिटीज आर एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर्स? कंपनीज के अलावा और कौन-कौन सी एंटिटीज हैं जो कमर्शियल पेपर्स मतलब CPs इशू करने के लिए एलिजिबल होती हैं? Government entities, trusts, limited liability partnerships, and any other body corporate having presence in India with a net worth of 100 crore or higher are eligible to issue CPs. हाँ, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ट्रस्ट्स भी हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स और कोई भी मतलब अन्य बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी इंडिया में प्रेजेंस हो और नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं. राइट. ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कमर्शियल पेपर्स इशू करने का स्कोप सिर्फ ट्रेडिशनल कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है. सही है. RBI ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ब्रॉड रखा है जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं. बशर्त ये है कि उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रांग हो, जो 100 करोड़ रुपए नेटवर्थ रिक्वायरमेंट से पता चलता है. हाँ, 100 करोड़ रुपए काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है. बिल्कुल. इससे मार्केट डीपन होता है और डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज को शॉर्ट टर्म फंडिंग एक्सेस करने का मौका मिलता है. ये वर्किंग कैपिटल नीड्स या दूसरे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए क्रूशियल हो सकता है. अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटीज फॉर कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल पेपर्स की मिनिमम और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड्स क्या होती हैं? ये उत्तर है. CPs can be issued for maturities between a minimum of 7 days and a maximum up to 1 year from the date of issue.
The maturity date of the CP shall not go beyond the date up to which the credit rating of the issuer is valid. जी, कमर्शियल पेपर्स की मैच्योरिटी मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती है इशू डेट से। मिनिमम 7 days, ओके। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीपी की मैच्योरिटी डेट इशुअर के क्रेडिट रेटिंग की वैलिडिटी से आगे नहीं जा सकती। अच्छा, ये क्रेडिट रेटिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। ये मैच्योरिटी रेंज मतलब 7 days to 1 year ये क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि सीपीज स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, कंपनीज इनका यूज टिपिकली इन्वेंट्री फाइनेंसिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेज करने या शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैचेस को ब्रिज करने के लिए करती हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, और क्रेडिट रेटिंग वैलिडिटी वाला पॉइंट वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मेजर है। अगर इश्यूअर की रेटिंग एक्सपायर हो रही है तो सीपी उस डेट से पहले मैच्योर होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को अनफोर्सीन क्रेडिट रिस्क का सामना ना करना पड़े। मेक सेंस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What two main steps are involved in a repo transaction? repo transaction में कौन-कौन से 2 मुख्य स्टेप्स शामिल होते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। A repo involves selling of a security with an agreement to repurchase the same at a future date at a predetermined price. The seller of the security receives funds while the buyer of the security receives collateral for the funds that has been lent. तो repo transaction में एक सिक्योरिटी को बेचने का स्टेप होता है और फिर उसे एक फ्यूचर डेट पर प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर रीपर्चेज करने का एग्रीमेंट होता है। अच्छा, इसमें सेलर को फंड्स मिलते हैं और बायर को कोलैटरल मिलता है उस फंड्स के बदले जो उसने लेंड किए हैं। तो एसेंशियली रीपो एक तरह का कोलैटरलाइज्ड लोन ही है। 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले लेग में सिक्योरिटी का सेल होता है फंड्स के बदले। हाँ, दूसरे लेग में एक प्री एग्रीड फ्यूचर डेट पर उसी सिक्योरिटी को प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर रीपर्चेज किया जाता है। और जो डिफरेंस होता है सेल प्राइस और रीपर्चेज प्राइस के बीच, वो इफेक्टिवली इंटरेस्ट कॉस्ट है बोरोवर मतलब सिक्योरिटी सेलर के लिए। अच्छा, वो इंटरेस्ट हो गया। हाँ, ये मैकेनिज्म फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत वाइटल है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स मैनेज करने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलेटरल यूज करके। आरबीआई भी इसका यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे LAF के थ्रू। हाँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सही है। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज अ ट्राई पार्टी रीपो? ट्राई पार्टी रीपो क्या होता है? ये उत्तर है, अ ट्राई-पार्टी repo is a type of repo contract where a third entity, apart from the borrower and lender, called a tri-party agent, acts as an intermediary between the two parties to the repo to facilitate services like collateral selection, payment and settlement, custody and management during the life of the transaction. जी, ट्राई-पार्टी repo एक ऐसा repo contract होता है जिसमें बोरोअर और लेंडर के अलावा एक तीसरी एंटिटी होती है जिसे ट्राई-पार्टी एजेंट कहा जाता है। अच्छा, थर्ड पार्टी। हाँ, ये दोनों पार्टीज के बीच इंटरमीडियरी की तरह काम करता है और कोलैटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टोडी और ट्रांजैक्शन के दौरान मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टैंडर्ड रीपो जो बायलैटरल रीपो होता है उसमें बोरोअर और लेंडर डायरेक्टली डील करते हैं कोलैटरल मैनेजमेंट के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ट्राई-पार्टी रीपो में एक स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी एजेंट जैसे कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या बैंक वो बीच में आ जाता है। ये एजेंट ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल करता है, जैसे कोलैटरल की वैल्यूएशन, ये इंश्योर करना कि सफिशिएंट कोलैटरल है मतलब मार्जिनिंग, सेटलमेंट को फैसिलिटेट करना, कस्टोडी सर्विसेज देना। अच्छा, तो ये प्रोसेसेस स्मूथ कर देता है। हाँ, इससे काउंटर पार्टी रिस्क कम होता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पेशली लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए। ये रीपो मार्केट को और सिक्योर और स्मूथ बनाता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज अ डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट? DUPN। डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट यानी DUPN क्या होता है? आइए उत्तर देखते हैं। DUPN is a use-since promissory note drawn by the discounting bank against the underlying bills which are rediscounted. DUPN एक use-since promissory note होता है। इसे डिस्काउंटिंग बैंक ड्रॉ करता है अंडरलाइंग बिल्स की अगेंस्ट जो बिल्स रीडिस्काउंट किए गए हैं। ओके, हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है। यूसेंस का मतलब है कि पेमेंट एक फ्यूचर डेट पर ड्यू है। हाँ, डिफर्ड पेमेंट, राइट। प्रॉमिसरी नोट मतलब पे करने का प्रॉमिस,
और बिल्स विच आर रीडिस्काउंटेड का मतलब है कि एक बैंक ने पहले कुछ ट्रेड बिल्स डिस्काउंट किए थे, मतलब उन्हें फेस वैल्यू से कम पर खरीदा था। अब वो बैंक उन्हीं बिल्स को बेसिस बनाकर DUPN इशू करके उन्हें किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रीडिस्काउंट करवा रहा है, इफेक्टिवली फंड्स रेज करने के लिए। अच्छा, तो ये सेकेंडरी डिस्काउंटिंग जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो DUPN एक तरह का सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है बिल डिस्काउंटिंग इकोसिस्टम में, जो बैंक्स को लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इट डील्स विद? कैपिटल मार्केट क्या होता है और ये किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है? ये उत्तर है, The capital market is characterized as a market for long-term debt and equity shares. It is further divided into the primary and secondary markets. जी, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी शेयर्स से डील करता है, और इसे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में डिवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब मनी मार्केट के ऑपोजिट? हाँ बिल्कुल, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। कैपिटल मार्केट का फोकस लॉन्ग टर्म फंडिंग पर होता है, टिपिकली 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनीज यहाँ से फंड्स रेज करती हैं एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। राइट। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी यानी शेयर्स जो ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो लोन रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा बताया, इसके 2 सेगमेंट्स हैं, प्राइमरी मार्केट जहां न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं इन्वेस्टर्स के बीच। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ इज द प्राइमरी मार्केट स्पेसिफिकली सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? प्राइमरी मार्केट को किन अलग-अलग कैटेगरीज में स्पेसिफिकली सेगमेंट किया गया है? आइए उत्तर देखते हैं। द प्राइमरी मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू द पब्लिक इशू मार्केट एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। प्राइमरी मार्केट को पब्लिक इशू मार्केट और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट में क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट। हाँ, प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम क्रिएट होती हैं और इन्वेस्टर्स को ऑफर की जाती हैं इशूअर कंपनी द्वारा। इसके 2 मेन रूट्स हैं। एक है पब्लिक इशू, जैसे IPO या FPO, जहां शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। हाँ, IPOs तो काफी कॉमन है। बिल्कुल। दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां सिक्योरिटीज डायरेक्टली एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर की जाती हैं, जैसे QIBs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज को। इसमें पब्लिक ऑफरिंग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इसकी रीच लिमिटेड होती है। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। What are the 2 primary types of secondary markets and give specific examples for each type? सेकेंडरी मार्केट के 2 प्राइमरी टाइप्स कौन-कौन से हैं और हर टाइप का एक स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए। ये उत्तर है। The secondary market can either be an auction market or a dealer market. Stock exchanges are part of an auction market, while the over-the-counter OTC market is a part of the dealer market. जी, secondary market 2 प्रकार का हो सकता है, auction market और dealer market. ऑक्शन और डीलर। हाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE वो ऑक्शन मार्केट का हिस्सा है। यहाँ बायर्स और सेलर्स अनोनिमसली बिड्स और ऑफर्स प्लेस करते हैं और मैच होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर। प्राइसेस ट्रांसपेरेंटली डिटरमिन होते हैं डिमांड और सप्लाई से। राइट, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। एग्जैक्टली। दूसरा है डीलर मार्केट, जैसे ओवर द काउंटर यानी OTC मार्केट। यहाँ ट्रेड्स डायरेक्टली 2 पार्टीज के बीच या डीलर्स के नेटवर्क के थ्रू होते हैं। डीलर्स अपनी इन्वेंट्री से बाय सेल करते हैं और प्राइसेस कोट करते हैं, मतलब बिड आस्क स्प्रेड होता है। अच्छा, बॉन्ड्स वगैरह OTC में ज्यादा होते हैं। हाँ, बॉन्ड्स और करेंसीज काफी हद तक OTC मार्केट में ट्रेड होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। When was the National Stock Exchange of India Limited (NSE) established and what is its current position among the stock exchanges in India? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब NSE, इसकी स्थापना कब हुई थी और इंडिया में इसका वर्तमान स्थान क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। NSE was established in 1992 and is the other major stock exchange in India after BSE Limited, holding permanent recognition from SEBI. NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और ये BSE Limited के बाद इंडिया का दूसरा प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। इसे SEBI से परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है। 1992? हाँ, BSE से काफी बाद में आया ये। हाँ, BSE तो बहुत पुराना है, एशिया का ओल्डेस्ट है, लेकिन 1992 में एस्टैब्लिशमेंट के बाद NSE ने इंडियन कैपिटल मार्केट को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है।
इसने फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटाया। हाँ, टेक्नोलॉजी में काफी आगे रहा एनएसई शुरू से। बिल्कुल, बीएससी के साथ एनएसई इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से स्पेशली डेरिवेटिव सेगमेंट में तो काफी डोमिनेंट है। सेबी से परमानेंट रिकॉग्निशन इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट इंटेग्रिटी को हाईलाइट करता है। ये दोनों एक्सचेंजेस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बैकबोन हैं। सही। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। Following demutualization, what are the distinct functional areas or rights that become separated within a stock exchange? Demutualization के बाद stock exchange में कौन-कौन से functional areas या rights हैं जो अलग-अलग हो जाते हैं? ये उत्तर है। After demutualization, the ownership, the management and trading rights at the exchange are segregated from one another. डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स, जी, ये तीनों एक दूसरे से अलग कर दिए जाते हैं। सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग राइट्स तीनों अलग। हाँ, डीम्यूचुअलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। पहले क्या होता था, एक्सचेंजेस मेंबर ओन्ड होते थे, मतलब ब्रोकर्स ही ओनर होते थे। तो ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स इंटीग्रेटेड थे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पोटेंशियल था। एग्जैक्टली, मेंबर्स अपने फायदे के लिए डिसीजंस ले सकते थे जो शायद मार्केट के ओवरऑल इंटरेस्ट में ना हो। डीम्यूचुअलाइजेशन इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है। ओनरशिप अब पब्लिक या डाइवर्स इन्वेस्टर्स के पास जा सकती है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बोर्ड हैंडल करता है और ट्रेडिंग राइट्स ब्रोकर्स के पास रहते हैं जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो इससे गवर्नेंस इंप्रूव होता है। हाँ, गवर्नेंस इंप्रूव होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। इंडिया में बीएसई और एनएसई दोनों डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Who is considered a broker in the context of stock exchanges and what is the role and registration requirement for a sub-broker? स्टॉक एक्सचेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में ब्रोकर किसे माना जाता है और सब ब्रोकर की भूमिका और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? आइए उत्तर देखते हैं। A broker is a member of a recognized stock exchange registered with SEBI permitted to trade on screen-based systems. A sub-broker is affiliated to a member of a recognized stock exchange and is also registered with SEBI. तो ब्रोकर, जिसे ट्रेडिंग मेंबर भी कहते हैं, वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है और सेबी से रजिस्टर्ड होता है। ये एंटिटी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए ऑथराइज्ड होती है एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन इन्वेस्टर्स को अक्वायर करता है और उनके ऑर्डर्स ब्रोकर तक पहुंचाता है। सब ब्रोकर को भी सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता था। मतलब अब नहीं। हाँ, सेबी ने बाद में सब ब्रोकर कैटेगरी को फेज आउट करके ऑथराइज्ड पर्सन एपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो करीब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्रोकर के अंडर। लेकिन पॉइंट यह है कि चाहे ब्रोकर हो या सब ब्रोकर, एपी रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि इंटरमीडियरीज रेगुलेटेड है और मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। राइट, रेगुलेशन इज की। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। हाउ डज अ डिपॉजिटरी डिलीवर इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ डिपॉजिटरी एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स? डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज कैसे डिलीवर करता है और डिपॉजिटरी और उसके पार्टिसिपेंट्स के बीच किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है? ये उत्तर है। A depository shall not render services directly but only through an agent who is registered as a participant with SEBI. The relationship between a depository and the participant is that of a principal and agent. जी, डिपॉजिटरी जैसे इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, वो एसेंशियली एक बैंक की तरह है सिक्योरिटीज के लिए। ये इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करता है। हाँ, डीमैट अकाउंट। हाँ, लेकिन इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। सर्विसेज जो हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी डीपीज के थ्रू डिलीवर की जाती हैं। डीपीज बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं और डिपॉजिटरी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अच्छा, तो डीपी एजेंट है डिपॉजिटरी का? बिल्कुल, इन्वेस्टर्स डीपी के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। सारी सर्विसेज जैसे डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर, प्लेज क्रिएशन, ये सब डीपीज के थ्रू ही होती हैं। तो डिपॉजिटरी प्रिंसिपल है
और डीपी उसका एजेंट जो इन्वेस्टर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। समझ गया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What are the fundamental rights and status of individuals holding equity shares in a company and how can these rights be structured differently? कंपनी में equity shares रखने वाले individuals के fundamental rights और status क्या होते हैं और ये rights अलग-अलग तरीके से कैसे structure किए जा सकते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। Holders of equity shares are members of the company and have voting rights. A company may issue such shares with differential rights for voting, payment of dividend, etc. Equity shareholders को कंपनी का रियल ओनर माना जाता है। उनका स्टेटस मेंबर का होता है। Owners, हाँ। सबसे फंडामेंटल राइट वोटिंग का है। वो कंपनी के मेजर डिसीजंस में वोट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टर्स का इलेक्शन, मर्जर्स वगैरह। यूजुअली 1 शेयर 1 वोट प्रिंसिपल पर। राइट। वो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हिस्सा पाते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो। लेकिन कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि कंपनीज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी डीवीआर वाले शेयर्स भी इशू कर सकती हैं। अच्छा, DVRs? हाँ, इन शेयर्स में वोटिंग राइट्स स्टैंडर्ड इक्विटी शेयर से अलग हो सकते हैं, कम या ज्यादा, या डिविडेंड राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। कंपनीज ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकती हैं कंट्रोल रिटेन करने के लिए या स्पेसिफिक इन्वेस्टर ग्रुप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग, तो फ्लेक्सिबिलिटी है स्ट्रक्चर में। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और प्रेफरेंस शेयर्स, इंक्लूडिंग देयर वोटिंग राइट्स, डिविडेंड एंटाइटलमेंट्स एंड देयर प्रायोरिटी इन द इवेंट ऑफ अ कंपनीज लिक्विडेशन? प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जैसे वोटिंग राइट्स, डिविडेंड एंटाइटलमेंट और कंपनी के लिक्विडेशन के समय इनकी प्रायोरिटी? ये उत्तर है। Preference stock preference shares do not offer voting rights. Owners are entitled to a fixed dividend paid regularly before equity shares, and they enjoy priority over equity shareholders in liquidation, but rank below creditors. जी, preference shares equity और debt के बीच का एक hybrid instrument जैसा है। इनके होल्डर्स जनरली कंपनी के मेंबर्स नहीं माने जाते और उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, कुछ खास सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। नो वोटिंग राइट्स, ओके। हाँ, जनरली नहीं। उनका मेन अट्रैक्शन है फिक्स डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पे किया जाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी डिविडेंड कंसिडर होगा। अच्छा, डिविडेंड में प्रायोरिटी है। हाँ, और दूसरा एडवांटेज है लिक्विडेशन के टाइम प्रायोरिटी। अगर कंपनी बंद होती है तो एसेट्स बेचकर जो पैसा मिलता है उसमें से सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, मतलब जिनसे लोन लिया है। हाँ, क्रेडिटर्स फर्स्ट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और अगर फिर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये इक्विटी से कम रिस्की है लेकिन डेट से ज्यादा रिस्की है। राइट, बीच में है। हाँ, फिक्स्ड डिविडेंड इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और क्विक अपडेट। हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए लगभग 1400 FAQs प्रिपेयर किए हैं। 1400 FAQs? वाओ! हाँ, और ये इतने कंसाइज हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ 22 आवर्स में रिवाइज किए जा सकते हैं। 22 घंटे में पूरा रिवीजन? ये तो काफी एफिशिएंट है। बिल्कुल। और जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं 1400 FAQs से लिए गए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सैंपल है उन FAQs का। बिल्कुल करेक्ट। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो ये FAQs आपको सिलेबस 22 घंटे में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, एक क्विक रैपअप जैसा। और अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, नॉट अप टू मार्क, तो भी इन FAQs के थ्रू रिवीजन आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे। और अगर किसी ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, इवन देन, तब भी इनके थ्रू मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ना से कुछ बेहतर। सही बात है। और ये FAQs बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन FAQs का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nsthoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। हाँ, वेबसाइट वही है, nsthoreschoolofbanking.com। ओके। What are debentures and what are their typical features? तो पहला सवाल है, डिबेंचर्स क्या होते हैं और इनकी टिपिकल फीचर्स क्या होती हैं? This is the answer. Debentures are bonds issued by a company bearing a fixed rate of interest, usually payable half-yearly, with the principal amount repayable on a specific redemption date.
They are normally secured, charged against the company's assets. हाँ, तो बेसिकली डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स होते हैं। इनमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो यूजुअली हर 6 महीने में मतलब हाफ ईयरली पेबल होता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक रिडेम्पशन डेट पर वापस रीपे किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉर्मली कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। अच्छा, secured. जी हाँ, मतलब कंपनी की संपत्ति एक तरह से गिरवी रखी जाती है जिससे इन्वेस्टर को थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू कूपन बॉन्ड्स प्राइस्ड एंड ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में कूपन बॉन्ड्स को कैसे प्राइस और ट्रेड किया जाता है, ये कैसे होता है? Let us see the answer. In the secondary market, since the interest income is fixed to the face value, coupon bonds are traded at yield to maturity (YTM) based on market rates of interest. There is inverse relationship between their price and YTM. जी, तो सेकेंडरी मार्केट में जहां ये बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं, कूपन बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो फेस वैल्यू पर फिक्स्ड रहता है ना। हाँ हाँ, इसलिए इनकी ट्रेडिंग मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उस पर बेस्ड यील्ड टू मैच्योरिटी YTM पर होती है। और एक बात याद रखने वाली है कि इनके प्राइस और YTM के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब उल्टा। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस कम होगी ताकि यील्ड नए रेट से मैच हो सके, और इसका उल्टा भी होता है। Let us go to next question. What are SEBI's regulatory requirements for the listing of all public issue securities, and what conditions apply to the listing of long-term corporate debt securities issued via private placement? अगला सवाल है SEBI की regulatory requirements के बारे में। पब्लिक इशू सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगर लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू हुई हैं तो उनकी लिस्टिंग पर क्या कंडीशंस लागू होती हैं? This is the answer. All securities issued through a public issue must be listed in one or more stock exchanges. Privately placed debt securities with a maturity period of more than 365 days must comply with SEBI conditions for listing. तो देखिए, सेबी रूल्स के अनुसार जितनी भी सिक्योरिटीज पब्लिक इशू के थ्रू इशू की गई हैं उन्हें कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना कंपल्सरी है। अच्छा, कंपल्सरी है। कंपल्सरी है जी। और अगर डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू हुई हैं और उनका मैच्योरिटी पीरियड 365 डेज से ज्यादा है तो उन्हें भी लिस्टिंग के लिए सेबी की कंडीशंस माननी होंगी। इससे होता ही है कि लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इन सिक्योरिटीज की। Now we can discuss next question. What are the two primary categories into which public issues in the primary market can be classified? Primary market में public issues को किन दो मुख्य categories में classify किया जाता है? Let us see the answer. Public issues can be classified into initial public offerings यानी IPO and further public offerings यानी FPOs. हाँ, तो प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इश्यूज की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी IPO। ये तब होता है जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सके। ओके। और दूसरी है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स या इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स FPO भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा पब्लिक से फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है। Let us go to next question. According to the Companies Act, what constitutes a private placement? And what makes this method an efficient way for a company to raise capital? अगला सवाल प्राइवेट प्लेसमेंट पर है। कंपनीज एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और ये तरीका कंपनी के लिए कैपिटल रेज करने में एफिशिएंट क्यों माना जाता है? This is the answer. A private placement is an issue of shares or convertible securities by a company to a select group of persons under Companies Act 2013, अच्छा। which is neither a rights issue nor a public issue. It is a faster way for a company to raise equity capital. अच्छा, मतलब आम पब्लिक के लिए नहीं। नहीं, ये ना तो राइट्स इशू होता है जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है और ना ही ये पब्लिक इशू होता है। ओके। और इसे एफिशिएंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इक्विटी कैपिटल रेस करने का एक फास्टर तरीका है। इसमें पब्लिक इशू जितनी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और फॉर्मेलिटीज नहीं होती। Now we can discuss next question. Under what specific condition can a red herring prospectus, RHP, for a further public offering, FPO, be filed without a price band
and how is the pricing information subsequently announced to the public? अगला सवाल RHP से जुड़ा है। किस स्पेसिफिक कंडीशन में फर्दर पब्लिक ऑफरिंग FPO के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP बिना प्राइस बैंड के फाइल किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बाद में प्राइसिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक को कैसे नोटिफाई की जाती है? Let us see the answer. An RHP for an FPO can be filed without the price band. In such cases, the floor price or price band will be notified via an advertisement one day prior to the issue's opening. जी, FPO के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब RHP बिना प्राइस बैंड के फाइल किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी असल में बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। अच्छा, और ऐसे केसेस में इशू खुलने से ठीक एक दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड पब्लिक को नोटिफाई किया जाता है। फ्लोर प्राइस मतलब वो मिनिमम प्राइस जिस पर बिडिंग स्टार्ट हो सकती है। Let us go to next question. For a voluntary book-built issue where 100% of the net offer is to the public, what are the minimum and maximum proportional allotments mandated for retail individual investors, RIIs, non-institutional investors, NIIs, and qualified institutional buyers, QIBs? अब बात करते हैं allotments की। वॉलंटरी बुक बिल्ट इशू में जहां 100% नेट ऑफर पब्लिक को दिया जाता है, वहां रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स RIIs, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs के लिए मिनिमम और मैक्सिमम प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट्स क्या तय किए गए हैं? This is the answer. In voluntary book-built issues, RIIs receive not less than 35%, NIIs not less than 15%, and QIBs not more than 50%, with 5% for mutual funds of the net offer to the public, respectively. हाँ, तो वॉलंटरी बुक बिल्ट इश्यूज में जहां पूरा 100% नेट ऑफर पब्लिक के लिए है, अलॉटमेंट का डिवीजन कुछ इस तरह होता है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी RIIs को कम से कम 35% हिस्सा मिलेगा। कम से कम 35%? जी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs को कम से कम 15% मिलेगा। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50%। हाँ, मैक्सिमम 50%, और इसमें से भी 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व्ड होता है। ये एलोकेशन ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। आर पर कैसे डिफाइन किया जाता है? इनकी डेफिनेशन क्या है? Let us see the answer. A retail individual investor is defined as an investor who applies or bids for securities of or for a value not more than 2 lakh rupees. जी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII की डेफिनेशन मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से काफी क्लियर है। ये वो इन्वेस्टर होता है जो सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करता है या बिड लगाता है, और उसकी टोटल एप्लीकेशन वैल्यू किसी एक इशू में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है। यानी 2 लाख रुपए तक? हाँ, 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन RII कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी को बनाने का मेन पर्पस यही है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन को पब्लिक इश्यूज में एनकरेज किया जा सके। Let us go to next question. What does the acronym ASBA stand for, and how does the ASBA facility manage an investor's application money for subscribing to an issue? और आखिरी सवाल आज का, ASBA के बारे में। ASBA का फुल फॉर्म क्या है, और ये फैसिलिटी किसी इश्यू को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वेस्टर के एप्लीकेशन मनी को कैसे मैनेज करती है? This is the answer. ASBA stands for Application Supported by Blocked Amount. It is an application with authorization to block application money in the bank account, which is debited only if the application is selected for allotment or the issue is withdrawn or failed. ASBA का full form है Application Supported by Blocked Amount. ये basically एक application process है जिसमें investor अपने बैंक को ये authorization देता है कि वो application money को उसके account में block कर दे। मतलब पैसा कटता नहीं है। नहीं, पैसा फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ब्लॉक होता है। वो अमाउंट डेबिट तभी होता है जब इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलता है, या फिर अगर इशू विथड्रॉ हो जाए या फेल हो जाए तो पैसा अनब्लॉक हो जाता है। अच्छा। इससे इन्वेस्टर्स का पैसा बेवजह फंसा नहीं रहता अगर अलॉटमेंट ना मिले, और वो रिफंड वाली जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी थी पहले, वो खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम होप करते हैं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमने कोशिश की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की। हाँ, उम्मीद है इससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिलेगी।
हमें मोटिवेट करने और ऐसे और सेशंस लाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? बिल्कुल। और अगर आप कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। Yes, please subscribe. All the best to you for your exams. All the very best and thank you for joining us. Thank you.